नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भावना साइकोलॉजी क्लासेस में। और आज हमारा क्लास 12 का चैप्टर 4 चल रहा है, जो कि है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं इसके बारे में कुछ आपको बता दूं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बेसिकली होता क्या है। तो होता क्या है कि जब हम एक्सट्रीम लेवल पे हमारा स्ट्रेस पहुंच जाता है ना, और लॉन्ग टाइम तक वो स्ट्रेस रहता है, तो हमारी बॉडी धीरे धीरे है ना कैपेसिटी खो देती है, अपने रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं उसके उस स्ट्रेस से डील करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। अब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते क्या हैं? ईटिंग डिसऑर्डर इसमें आ सकता है, एंजाइटी से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया इसके अंदर आ जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, नया है आपके लिए। स्किज़ोफ्रेनिया होता है कि आप ना चीजें इमेजिन करना स्टार्ट कर देते हो। जैसे कुछ चीजें होते हैं उसके बारे में आप इमेजिनेशन आपकी चालू हो जाती है, आप ये सोचना स्टार्ट कर देते हो, कह रहे कि इससे रिलेटेड कि सभी लोग आपके ही बारे में वहां पे बात कर रहे हैं, और वो हमेशा नेगेटिव आपके बारे में बात कर रहे हैं, जबकि वहां पे आपके बारे में बात नहीं चल रही होती है। बट आपको ऐसा लगता है कि नहीं, सब कुछ ऐसा ही है। कई बार क्या होता है कि हम कोई चीज इमेजिन करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि आपने डोरेमोन जो सीरीज आती है, या फिर डोरेमोन का जो कार्टून आता है, आपने देखा होगा। जो नोबिता है ये एक रियल लाइफ का मतलब कि कैरेक्टर है, और डोरेमोन भी एक रियल लाइफ इमेजिनेटिव कैरेक्टर है। इसमें हुआ क्या था कि जो नोबिता है उसने इमेजिन कर लिया था डोरेमोन को अपना फ्रेंड, तबकि वो एक्चुअल में वहां पे था नहीं। तो उसे लगता था कि यार ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है और ये मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। लेकिन रियल में जब मतलब कि उसके पेरेंट्स को अजीब लगा कि वो किसी से बात करता है ऐसे ही, मतलब कि अपनी इमेजिनेशन में खोया रहता है, या फिर किसी से बात कर रहा है, वहां पे कोई है नहीं। तो उन्होंने मतलब कि डॉक्टर्स को, साइकेट्रिस्ट वगैरह को दिखाया, तो साइकेट्रिस्ट वगैरह ने उनको, उस बच्चे को मतलब ठीक करने की कोशिश की। उसको बता दिया गया कि यार ये आपकी इमेजिनेशन है, ठीक है। तो उससे हुआ क्या था कि उसको एक तरह से शॉक लग गया, और वो धीरे धीरे मतलब कि क्या हो गया, उसकी डेथ हो गई थी फिर इस रीजन की वजह से। तो ये था स्किज़ोफ्रेनिया। तो ये बहुत सारे मतलब कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर भी होता है इसमें। ईटिंग डिसऑर्डर जैसे जैसे हम डिटेल में जाएंगे, मैं आपको हर एक डिसऑर्डर के बारे में बताऊंगी। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बेसिकली उसी चीज की वजह से होते हैं कि आप स्ट्रेस में हो, और आप मतलब की चीजें इमेजिन करना स्टार्ट कर देते हो। लॉन्ग टाइम तक स्ट्रेस रहता है, जो आपको मतलब कि क्या कहते हैं, खतरनाक हो सकता है बहुत, और आपकी जान के लिए भी खतरा बन सकता है। तो एक तरह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यही होते हैं। अब हम इसमें दो तीन टॉपिक पढ़ लेते हैं, जिससे आपको इजी हो जाएगा बाकी चैप्टर पढ़ना, ठीक है। अब फर्स्ट है इसमें एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी होती क्या है? एबनॉर्मल साइकोलॉजी वो मतलब कि स्टडी होती है एक तरह की साइकोलॉजी के अंदर, जो कि आपके एबनॉर्मल बिहेवियर को स्टडी करती है, ठीक है। तो इसके अंदर आपका क्या आ जाता है, इसके अंदर आपका आता है मेल एडेप्टिव बिहेवियर। किस चीज को स्टडी करिए? ये एबनॉर्मेलिटी को स्टडी करिए, आपके एबनॉर्मल बिहेवियर को स्टडी करिए, आपके मेल एडेप्टिव बिहेवियर को स्टडी करिए। अब पढ़ेंगे मेल एडेप्टिव बिहेवियर होता क्या है। एक होता है एडेप्टिव बिहेवियर, एडेप्टेशन एक तरह से, या एडेप्टिव बिहेवियर बोल दो, कि जब आपके सामने कोई चैलेंज आ रहा है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है जिसके अकॉर्डिंग आप एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर लेते हो, एडेप्ट कर लेते हो, ठीक है। तो वो होता है आपका एडेप्टेशन या एडेप्टिव बिहेवियर, कि आपने एनवायरनमेंट में जो जो चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर लिया। एक होता है मैल एडेप्टिव, कि आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं कर पाते। जैसे कि अगर आपने देखेंगे बहुत सारी लव मैरिजेस होती है, कई बार पेरेंट्स राजी हो जाते हैं बहुत इजीली। वो होते हैं कि जो एडेप्टिव बिहेवियर के साथ चलते हैं, उनका एडेप्टिव बिहेवियर होता है कि वो एनवायरनमेंट के साथ उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट कर ली कि यार आजकल का जो टाइम है और जो पुराना टाइम था उसमें डिफरेंसेस हैं। आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने मतलब कि जो चॉइसेस हैं उनकी, या फिर वो अपने अकॉर्डिंग मतलब कि ऐसे लोगों को चूज करना पसंद करते हैं जिससे वो शादी कर, जिसके साथ उन्होंने पूरा लाइफ टाइम स्पेंड करनी होती है, ठीक है। तो वो इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि हम किसी और को मतलब कि किसी अनजान व्यक्ति को मतलब कि शादी के बंधन में बांधे, उससे बेटर है कि वो अपने लिए खुद चूज कर लें, ताकि बाद में मतलब कि डिवोर्स जैसी सिचुएशन ना हो, ठीक है। तो ये हो गया एडेप्टेशन हो गया, या एडेप्टिव बिहेवियर हो गया। अगर वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, टाइम के साथ जमाने के साथ चेंज नहीं होते, वो होता है मेल एडेप्टिव बिहेवियर, ठीक है। कि आप टाइम के साथ खुद को चेंज नहीं कर पा रहे हो, आपकी अभी भी जो सोच है वो 40 साल पुरानी है, ठीक है। आप अभी भी उसी चीज पे बिलीव करते हो कि बच्चों को मतलब कि डांटा जाए तो वो पढ़ाई करते हैं, अपने मन से नहीं करते। ये हो गया मेल एडेप्टिव। अब एडेप्टिव की बात आई तो एडेप्टिव कैसा हो गया कि बच्चे आजकल के अपना भला बुरा सोचते हैं। उन्हें पता है कि यार आज मैं स्टडी नहीं करूंगा, मेरा फ्यूचर क्या है, ठीक है। तो मुझे सही और गलत में डिफरेंस करने की जरूरत है। आजकल के बच्चे थोड़े से पहले से एडवांस हैं, ठीक है। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एबनॉर्मेलिटी एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स।
एबनॉर्मेलिटी क्या होती है, एबनॉर्मेलिटी की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। कोई भी बिहेवियर एबनॉर्मल कहा जाएगा अगर वो जो पर्टिकुलर ग्रुप आप मतलब कि जहाँ पे रह रहे हो या जिस पर्टिकुलर ग्रुप में आप रह रहे हो उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे मतलब बेसिकली 4 तरह की 4 डीज बोला गया है इसे। 4 डीज कैरेक्टरिस्टिक है एबनॉर्मेलिटी की, एबनॉर्मल बिहेवियर की, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आ जाता है, 4 डीज के अंदर फर्स्ट है डेविएशन। डेविएशन एक तरह से आप देख सकते हो कि अगर हम किसी को बोले ये तो डेविएट हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया। डेविएशन का मतलब होता है मार्ग से भटक जाना, ठीक है। तो इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा कि आप डेविएशन के अंदर आपका आ जाएगा कि आप बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हो। एक वर्ड यूज हुआ है इसमें डेविएशन के अंदर, बिजार। बिजार का मतलब होता है कि आप स्ट्रेंज बिहेव करने लग जाते हो। जैसा आप नॉर्मल आपको बिहेव करना चाहिए या जैसा एक पर्टिकुलर पर्सन को बिहेव करना चाहिए आप वैसा बिहेव नहीं करते, बिजार बिहेव करते हो, अनयूजुअल बिहेव करते हो। जैसे कि आप यूजुअली बिहेव करते हो वैसा आपका बिहेव नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी आते हैं डेविएशन की, मार्ग से भटक जाना या फिर जैसे एक पर्सन को बिहेव करना चाहिए उसका बिहेवियर आइडियल नहीं है। एक बच्चा है आपके सामने, आपका बच्चा है कोई, तो वो कैसे बिहेव कर रहा है, बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है कुछ टाइम से। मतलब जैसे कि खाना खाते खाते वो फेंकने लग गया है। बहुत तो मतलब कि अच्छा बच्चा था, पढ़ भी अच्छे से रहा था, आजकल क्या है मार्क्स भी गंदे आ रहे हैं उसके, खेलने का मन भी नहीं हो रहा है उसका, या फिर बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है, खाना भी नहीं खा रहा है प्रॉपर। तो इसका मतलब क्या है, उसका जो बिहेवियर है वो अनयूजुअल है, बिजार है, स्ट्रेंज बिहेवियर है। तो इसका मतलब ये है कि वो किसी ना किसी प्रॉब्लम से या किसी ना किसी स्ट्रेस से डील कर रहा है उस वक्त। तो उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए बजाय कि उसको डांटने की, ठीक है। डांट के कुछ हासिल नहीं होगा, जो स्ट्रेस उसके ऊपर है वो और ज्यादा हावी हो जाएगा। सेकंड है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस डिस्ट्रेस होता है कि आप अनप्लेजेंटली बिहेव करते हो या फिर आप अपसेट हो, खुद से भी हो सकते हो किसी और से भी हो सकते हो। अपसेट, ठीक है। अपसेट अपसेट का मतलब क्या हो जाएगा कि आप सैड हो या किसी चीज, कोई चीज है आपको परेशान कर रही है। कई बार क्या होता है इंसान खुद से ही अपसेट हो जाता है। अपसेट क्यों होता है वो खुद से, क्योंकि उसने अपने लिए जो स्टैंडर्ड स्थापित किए होते हैं वो उस पर खरा नहीं उतर पाता। उसने एक अपना मतलब गोल बनाया होता है कि यार प्लानिंग बनाई होती है, लेकिन वो अगर उस प्लानिंग पे मतलब कि सक्सेसफुल नहीं हो पाता है उस चीज में, तो वो क्या होता है अपसेट हो जाता है। कई बार वो अपने से अपसेट होता है या कई बार फैमिली में कुछ ऐसा चल रहा होता है जिससे वो डील कर रहा होता है, तो उस वजह से वो अपसेट हो जाता है। कई बार आपने बच्चा देखा होगा जो कि मतलब कि फेस करते हैं कि उनके पेरेंट्स के बीच में डिवोर्स हो रहा है या लड़ाई झगड़ा हो रहा है डेली बेसिस पे, वो बच्चे क्या होते हैं अपसेट हो जाते हैं उनके बिहेवियर को देख के, ठीक है। इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रेस, ठीक है। फिर आता है हमारा डिसफंक्शन। डिसफंक्शन के अंदर आपका क्या आ जाता है कि आप डेली रूटीन में जो एक्टिविटीज हैं, डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज हैं उसको करने में असमर्थ हो जाते हो, अनेबल टू डू डेली रूटीन एक्टिविटीज बोल सकते हो, डेली रूटीन एक्टिविटी, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, कई बार पेरेंट्स किसी स्ट्रेस में होता है तो वो डेली रूटीन जो वर्क होता है उनका उसमें भी मतलब कि वो नहीं कर पाते हैं। कई बार आपने देखा होगा आपका मोम का किसी से झगड़ा हो गया है घर में, तो वो अगर रोटियां भी सेक रही होती है तो वो भी जल जल के आ रही होती है कई बार। या आप मतलब गुस्से में होते किसी बात को लेके, तो अगर आप मतलब पढ़ने की कोशिश कर रहे होते तो भी आपका पढ़ाई से मन इधर उधर भागता है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते क्योंकि आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो सब चीजें चल रही होती है, आपका स्ट्रेस आप पे हावी हो रखा होता है, वो सब चल रहा होता है। इस वजह से आप जो डेली रूटीन का वर्क है, पढ़ाई है या फिर बाकी चीजें हैं, वो आप नहीं कर पा रहे होते हो। डेली रूटीन में जैसे कोई टीवी सीरियल है जो आप इंजॉय करते थे लेकिन आपके मन में वो स्ट्रेस है, तो आप नहीं कर पाओगे इंजॉय। फिर है डेंजर, ऐसा बिहेव जो खुद के लिए या दूसरों के लिए, फॉर मी और यू, डेंजर है, ठीक है। डेंजरस हो सकता है ऐसा बिहेव जो खुद के लिए या फिर आपके दोस्तों के लिए या आपकी फैमिली के लिए डेंजरस हो, उसको हम बोलते हैं डेंजर। 4 डीज में ये कैरेक्टरिस्टिक है डेंजर। तो इसके अंदर क्या आ जाता है कि आपको पैनिक अटैक आता है, आपको गुस्सा, आपका टेम्पर इतना हाई हो जाता है उस वक्त किसी भी सिचुएशन की वजह से। जैसे मान लो कि आपने कोई चीज मंगाई है अपने पेरेंट्स से, अगर उन्होंने वो चीज लाके उस वक्त नहीं दी या बाई चांस वो भूल जाते हैं,
तो आपका टेम्पर एकदम हाई हो जाता है, आप बहुत स्ट्रेंजली बिहेव करना स्टार्ट कर दोगे, एकदम मतलब कि एरोगेंट हो जाओगे, एंगर इशू आ जाएंगे, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, चीजें फेंकने लग जाओगे, चीजें तोड़ने लग जाओगे। किसी को लग सकती है, कोई भी चीज उठा के फेंकोगे किसी को लग सकती है, या खुद को भी हार्म पहुंच सकता है। गुस्से में अपनी नस काट लेते हैं कुछ लोग, क्या होता है, खुद को हार्म पहुंच रहा है तो वो होता है डेंजरस, ठीक है, डेंजर भी बोल सकते हो। तो ये 4Ts थी या 4 कैरेक्टरिस्टिक थी हमारी किसकी, एबनॉर्मेलिटी की या एबनॉर्मल बिहेवियर की, ठीक है। और ये सारी और चीजें होती है, अगर लॉन्ग टाइम तक चले तो क्या हो जाता है, हमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। अब हम 2 अप्रोचेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये व्यूज लगा लो कि 2 तरह के व्यूज हैं, ये 2 तरह की अप्रोचेस हैं जो कि हमें हेल्प कर रही है क्या समझने में कि नॉर्मल बिहेव क्या होता है और एबनॉर्मल बिहेव क्या होता है। क्योंकि हिस्ट्री में या फिर कोई बुक नहीं है जहाँ पे ये लिखा गया हो कि एक आइडियल ह्यूमन का बिहेवियर ऐसा होता है। ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग बहुत सारी सिचुएशन है यार, कितनी सिचुएशन आप लिखोगे उसमें बुक में। हर पर्सन का जो एक्सपीरियंस होता है सब्जेक्टिव होता है, ठीक है, तो सिचुएशन अलग अलग होती है, सब्जेक्टिव होती है, तो आप कितनी सिचुएशन लिखोगे। अगर 150 करोड़ लोग हैं ना, तो 150 करोड़ के 150 करोड़ एक्सपीरियंस हो गए, किसी का सेम नहीं होगा, 1-2 पर्सन का सेम मिलेगा, वरना सारे मतलब कि अलग अलग पड़ाव पे अलग अलग एक्सपीरियंस करते हैं। तो ऐसी कोई बुक नहीं बनी हुई है, ठीक है। तो ये 2 अप्रोचेज है जो आपको हेल्प करेंगी नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में। तो फर्स्ट हमारी कहती है डेविएशन फ्रॉम सोसाइटी एक्सपेक्टेशन। डेविएशन फ्रॉम सोसाइटी एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है इसके अंदर, कि ऐसा बिहेवियर जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन की अकॉर्डिंग नहीं होता, वो हमारा क्या होगा, एबनॉर्मल बिहेवियर। अगर उनके अकॉर्डिंग होगा तो नॉर्मल बिहेवियर। अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, ऐसा पर्सन है जो ऐसे एरिया से आता है या ऐसी सोसाइटी से आता है, या फिर नॉर्मल अगर हम बात करें, आपने ऐसे लोग देखेंगे जो आदिवासी और जो जंगलों में रहते हैं, उनका जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, वो बचपन से ही फ्रीडम इंजॉय करते हैं, वो बाहर जाके मतलब हंट करना सीखते हैं, उनके पेरेंट्स उनको इंडिपेंडेंट होना सिखाते हैं बचपन से ही। जब वो छोटे होते हैं मतलब 2-2.5 साल के होते हैं, वो उनको मतलब कि जैसे कि शिकार पे अपने साथ लेके जाते हैं, उनको हंट करना सिखाते हैं, इंडिपेंडेंट होना सिखाते हैं, और उनको कंट्रीब्यूट करना सिखाते हैं कि आप खाना जो आप डेली मतलब कि एसेंशियल्स क्या कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, उसको कैसे कलेक्ट करना है अपने लिए, ठीक है, ये आपको अपने लिए खुद मेहनत करने की जरूरत होती है। ये उनकी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप क्या कहलाओगे, एबनॉर्मल। उनके अकॉर्डिंग आपका एबनॉर्मल बिहेव होगा अगर आप नहीं कर पाते हो सब। तो अगर यही मैं बात करूं ऐसे लोगों की जो खेती बाड़ी करते हैं, खेती करने वाले एग्रीकल्चर वाले लोग आपने सुना होंगे, वो क्या होते हैं, वहां पे आपको सिखाया जाता है कि जो मुखिया होगा या फिर जो बड़ा भाई होगा, मुखिया छोड़ दीजिए, जो बड़ा भाई होगा उस पे जिम्मेदारी होती है कि आपको अपने जो छोटे बहन भाई हैं उनका पेट पालना है, उनके लिए आपको फूड अरेंज करना है। तो वहां पे वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो डिपेंडेंट है, छोटे बहन भाई है वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। जब वो बड़े भी हो जाएंगे ना तो भी वो अपने बड़े भाई पे डिपेंड रहेंगे, ठीक है, उसके ही ऑर्डर्स चलेंगे सारे। तो बड़े भाइयों के या बड़ी बहन है जो जो भी है वटेवर, जो भी बड़ा है उसके ऑर्डर्स वहां पे चलते हैं, वो डिपेंड रहते हैं एक तरह से उन पे। फाइनेंस के मामले में भी वो डिपेंड रहते हैं, फूड के मामले में भी वो डिपेंड रहते हैं, कोई चीज घर में आती है उसके मामले में भी उनको परमिशन लेनी पड़ती है, तो वो डिपेंड रहते हैं। तो वहां का बिहेवियर और इस सोसाइटी का बिहेवियर दोनों डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट होने को एक्सपेक्ट किया जाता है और वहां पे डिपेंड होने को एक्सपेक्ट किया जाता है। अगर वहां पे आप ये बोलोगे कि नहीं मुझे अपना अपने अकॉर्डिंग करना है, अपना खाना खुद मतलब कमा के अपना पैसा खुद कमाना है, खुद बनाना है घर, या फिर खुद अपने पेट पालना है, तो वहां पे आपको अनएक्सपेक्ट किया जाएगा। एग्रीकल्चर जो एरिया होता है या एग्रीकल्चर सोसाइटी होती है वहां पे अनएक्सपेक्टेड होता है उनका बिहेवियर। वो कहेंगे कह रहे कि यार ये परिवार से अलग बिहेव कर रहा है, एबनॉर्मल है, ठीक है, उनको उनका बिहेव अच्छा नहीं लगेगा। तो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन होती है, जितनी सोसाइटी जो उनका कल्चर होता है, जो उनका बिलीफ होता है, तो यहाँ पे कल्चर के अकॉर्डिंग भी आप बोल सकते हो। हर एक कल्चर में अलग अलग एक्सपेक्टेशन होती है सोसाइटीज की, अगर उनके अकॉर्डिंग नहीं होता तो वो एबनॉर्मल है। किसी की जगह पे कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर है, किसी दूसरी जगह पे वो नॉर्मल बिहेवियर है, ये चीज होती है। अब सेकंड जो हमारी अप्रोच है वो है मेल एडेप्टिव बिहेवियर अप्रोच। ये बात करती है वेलबींग की। ये कहती है कि हम सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन नहीं देखेंगे, कि सिर्फ सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन हमने नहीं देखनी है कि एक पर्सन उनके अकॉर्डिंग करेक्ट है या नहीं है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। हमें क्या देखना है, हमें उसका वेलबींग भी देखना है। अगर एक पर्सन मतलब कि जैसे मैंने एग्रीकल्चर सोसाइटी की बात की है, तो उसमें क्या है, उसको डिपेंड बना दिया गया है, वो बड़ा होकर भी डिपेंड रहेगा। तो हमने वहां पे सिर्फ सर्वाइवल नहीं देखना है, हमने इसमें वेलबींग में सर्वाइवल और मेंटेनेंस
कि एक पर्सन के हाँ भाई मेंटेनेंस उसको मिल रही है, सर्वाइवल मतलब सर्वाइव कर पा रहा है। सिर्फ ये नहीं देखना है, ठीक है, हमें क्या देखना है, उसका वेलबींग भी देखना होता है। सिर्फ ये नहीं देखना, हमने ये भी देखना है प्लस में उसका वेलबींग भी देखना है कि ओवरऑल वो हैप्पी है, उसका कोई गोल है जो वो अचीव करना चाहता है। जैसे कि आपने मैस्लो की नीड हायरार्किकल थ्योरी पढ़ी होगी, उसमें उसका जो लाइफ की हायरार्की होती है, नीड होती है, वो क्या होती है, फर्स्ट फूड और शेल्टर, यहाँ पे वो चीज कंप्लीट हो रही है, फूड और शेल्टर कंप्लीट हो रहा है। उसके आगे की लव एंड बिलोंगिंग्स, चलो वहां पे यहाँ पे वो चीज भी हो रही है। सेल्फ एस्टीम कहाँ है, इसमें सेल्फ एस्टीम नहीं है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी नहीं है। तो वो चीजें कहाँ से मिलेंगी हमें, वेलबींग। तब हम वेलबींग सोचेंगे तो उसमें ये वाली चीजें भी आ जाएंगी, प्लस में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ग्रोथ, वेलबींग, एस्टीम सब आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो अप्रोचेस थी जो हमें बताती हैं कि एक नॉर्मल बिहेव क्या होता है और एबनॉर्मल बिहेव क्या होता है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है जिसमें हम बात करने वाले हैं, उसमें हम बात करेंगे हिस्ट्री की, कि एबनॉर्मल बिहेवियर किसको माना गया है हिस्ट्री से लेके अब तक की, ठीक है। अब हम हिस्ट्री ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर की बात करेंगे। जो एंशियंट टाइम था या पुराना टाइम था, उसमें क्या था, जो फर्स्ट चीज है, इसमें चार चीजें मैंने लिखी हैं, चार अप्रोचेस लिखे हैं टाइम के साथ, मतलब 1 by 1, पहले क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, इस टाइप से, ठीक है। तो एबनॉर्मल बिहेवियर जो पुराना टाइम था, एंशियंट टाइम था, उसमें क्या समझा जाता था, सुपर नेचुरल और मैजिकल फोर्सेस को, ठीक है। सुपर नेचुरल जैसे बात से पता चल रहा है, भूत प्रेत या मैजिक के बारे में या जादू टोने के बारे में यहाँ पे बात होती है। तो पुराने टाइम में क्या होता था कि जब जो जादू टोना होता था या फिर किसी पे मतलब किसी के अंदर कोई भूत प्रेत आ जाते थे, तो उनको निकालने के लिए मतलब कि ओझा बोल सकते हैं, हम सामान बोल सकते हैं, उसका यूज हो किया जाता था। मतलब ऐसे पर्सन को बुलाया जाता था जो कि कनेक्ट कर सके किसे, उस मतलब कि आत्मा से, उस आत्मा से कम्युनिकेट कर सके जो कि उस पर्सन के अंदर आई हुई है। आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा कि किसी के अंदर जिन आ गया, किसी के अंदर आत्मा प्रवेश कर गई, तो वो एबनॉर्मल बिहेव करने लग जाते हैं। तो उसको एबनॉर्मल बिहेवियर पुराने टाइम में उस चीज को माना जाता था। यहाँ पे ओझा को बुलाया जाता था, ओझा या शाना भी बोलते हैं, कई जगह सामन भी बोलता है, ठीक है। तो इनको बुलाया जाता था, ये माना जाता था कि ये जो होते हैं ओझा जो होते हैं, ये कम्युनिकेट कर सकते हैं भूत प्रेत से, ठीक है। वो उनसे पूछते थे कि भाई तुम क्यों आए हो इस पर्सन के अंदर और तुम्हारी इच्छा क्या है। तो वो जो भूत प्रेत होते थे वो उन्हें बताते थे। कई जो मतलब कि ज्यादा हावी हो जाते थे वो नहीं भी बताते थे, और कई बार इन लोगों को मरना भी पड़ता था उनके हाथों। और कई बार ये होता था कि वो इनको बताते थे कि हाँ भी कैसे इनकी मतलब कि हमारी ये इच्छा अधूरी रह गई, अगर आप ऐसे कर देते हो तो मतलब कि हम इस पर्सन के, जो पर्सन है जिसके अंदर वो आए हुए हैं, उनके शरीर को छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये होगी सुपर नेचुरल एंड मैजिकल फोर्सेस की बात। अब इसमें है ना एक और चीज है, एक सेकेंड, 1920 आई थिंक मूवी बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। 1920 मूवी में क्या था, फादर को बुलाया जाता है, फिर जो लड़की जो डेली फादर से मिलती थी, वो फादर को लेके आती है घर में, और वहां पे वो फादर मतलब कि ये बोलते हैं कि अरे इस घर के अंदर कोई शैतानी आत्मा है, ठीक है। और फिर वो उस पे उस लड़की पे काबू कर लेती है, ठीक है। तो फिर जो फादर होते हैं वो उस लड़की के अंदर से आत्मा निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, एक्सोसिज्म, ठीक है। एक्सोसिज्म एक टेक्निक है जिसके अकॉर्डिंग मतलब कि एक मंत्र किया जाता है या फिर एक प्रेयर की जाती है, जिससे शैतानी आत्माएं डरती हैं और वो उस शरीर को छोड़ देती हैं, ठीक है। एक्सोसिज्म, ठीक है, ये चीज करी जाती है। अब नेक्स्ट हमारा आता है बायोलॉजिकल एंड ऑर्गेनिक अप्रोच। अब बायोलॉजिकल एंड ऑर्गेनिक अप्रोच में क्या आते हैं, ये आया था हमारा मॉडर्न एरा के बीच में, ठीक है। ये था हमारा एंशियंट टाइम पे, एंशियंट टाइम पे, ठीक है। ये हमारी जो आई है, ये आई है मॉडर्न एरा पे, मॉडर्न जो हमारा टाइम स्टार्ट हुआ था उस पे इस बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक अप्रोच की हमने बात की है। अब इसमें हम क्या बात करते हैं, हमने इसके अंदर हम बात करते हैं कि एबनॉर्मल बिहेवियर उसको माना जाएगा जब हमारी बॉडी का हमारे ब्रेन के साथ जो लिंक होता है वो अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा, मतलब हमारे जो माइंड है या ब्रेन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है।
तो उसको हम तो इंसान जो है एबनॉर्मल बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो अगर हम मतलब कि डॉक्टर को दिखाएं तो जो मैल एडेप्टिव बिहेवियर होता है उस पर्सन का वो ठीक हो सकता है, वो पर्सन ठीक से उसका मतलब जो फंक्शन है वो काम कर सकते हैं। उसका ब्रेन और बॉडी का लिंकअप इसमें आपको देखना पड़ता है। ब्रेन एंड बॉडी लिंक होती है, सबको पता है। मतलब जो हमारा माइंड सोचता है, जो हमारा ब्रेन सोचता है, ब्रेन और माइंड अलग होते हैं। ब्रेन जो सोचता है न्यूक्लियर जो हमारे इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजता है उसके अकॉर्डिंग ही हमारी बॉडी वर्क करती है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारा ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा है तो हमारी बॉडी भी डिसफंक्शन हो जाती है, अच्छे से काम नहीं करती है। तो इसमें कहा जाता है कि अगर मतलब कि बच्चा है, पर्सन है, जो भी है, उसको अगर डॉक्टर के दिखाया जाए, उसकी जो मैल एडेप्टिव बिहेवियर हो रहा है उसको अगर करेक्ट किया जाए, इस ब्रेन को मतलब ट्रीट किया जाए तो वो सही हो सकता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा किसी की नस ब्लॉक हो जाती है, किसी पर्सन की नस ब्लॉक हो जाती है तो उसको कई बार क्या होता है मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, या फिर वो मतलब बेहोश हो रहा है, बार बार हाथ बंद कर रहा है, मुंह से झाग निकल रहा है। तो ये सारी कई चीज होती है, ये इसको हम क्या करते हैं डॉक्टर के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो होती है मैजिकल फोर्सेज जो होती है, भूत प्रेत होते हैं, इसको ओजा, तंत्र मंत्र, इन सब चीजों से, या फिर बालाजी के मंदिर आपने सुना होगा, ठीक है, वो इसी के अंदर आएगा, मैजिकल फोर्सेज के अंदर, कि उनसे निकाला जा सकता है उनको। ठीक है, नेक्स्ट हमारे आता है साइकोलॉजिकल अप्रोच। अब साइकोलॉजिकल अप्रोच हमें क्या कहती है कि जब इंसान की थॉट्स होते हैं, फीलिंग्स होती है, वो एक इंसान के ब्रेन पे हावी हो जाती है, तो उसका जो मेंटली जो एक्टिविटी होती है, मेंटल एक्टिविटीज होती हैं, सोचने समझने की शक्ति, वो हीन हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसका जो माइंड है प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसकी वजह से वो एबनॉर्मल बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इसमें हमारे क्या आ जाएगा, कॉग्निटिव एक्टिविटी आ सकती है, मेंटल एक्टिविटीज, मेंटल एक्टिविटीज जैसे थॉट्स है, इंसान की थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं। जैसे बाहर की दुनिया में कोई स्ट्रेस है, कोई इंसान ओवर थिंक करके अपने ऊपर वो स्ट्रेस ले लेता है, थॉट्स फीलिंग क्या हो जाती है, हावी हो जाती है उस इंसान पे, हावी हो जाती हैं उसके माइंड पे किसी इंसान की, जिससे वो क्या होता है एबनॉर्मल बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, उसके अंदर स्ट्रेस ज्यादा आ जाता है। तो इसको हम देखते हैं इसमें साइकोलॉजिकल अप्रोच के अंदर, तो उसका बिहेवियर क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनिस्मिक अप्रोच की। अब ऑर्गेनिस्मिक अप्रोच क्या स्टडी करती है, ये स्टडी करती है कि इमोशंस और रीजन के बीच की, इमोशंस एंड रीजंस। कोई रीजन है जिसकी वजह से आप इमोशनली ऐसा बिहेव कर रहे हो, उसकी स्टडी हम किसमें करते हैं, ऑर्गेनिस्मिक अप्रोच के अंदर। ठीक है, आपका जो इमोशनली बिहेव होता है किसी रीजन की वजह से, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है, या फिर बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज हो सकते हैं, एंजाइटी हो सकती है उसकी वजह से, उसकी स्टडी हम ऑर्गेनिस्मिक अप्रोच के अंदर करते हैं। तो ये हमारी क्या जो संघर्ष कर रहा है एक इंसान, उसके बारे में स्टडी करती है। ठीक है, इसके अंदर हमारा क्या होता है कि संघर्ष के कारण एक इंसान बहुत एबनॉर्मल बिहेव करता है। ठीक है, और इसके अंदर एक और चीज हमने मतलब कि पढ़ी है कि थोड़ा अगर इसमें डिटेल में जाएंगे तो उसमें मतलब कि बात आ जाती है कि जो इंसान है वो 4 चीजों से मिलके बना है, सबको पता होगा। ठीक है, भगवान बोलते हो, भगवान है क्या, वैसे भूमि, जैसे गगन, वैसे वायु, नैसे नील, पानी। ठीक है, नीर, नीरास हो जाएंगे। ठीक है, तो भगवान क्या है, भूमि, गगन, वायु और जल, इन सब चीजों का जो मतलब मिलके एक इंसान बना है। ठीक है, तो एक इंसान के अंदर क्या होता है, हमने पहले भी सेकंड चैप्टर में ये चीज पढ़ी थी, वात, कफ, पित्त, अर्थवेद है हमारा, उसमें ये चीज दी गई है। वात, कफ, पित्त हमारे सबके अंदर होता है, लेकिन जब ये चीज इम्बेलेंस हो जाती है तो हमारे एंगर इश्यू, हमारे टेम्पर हम लूज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हम सिक भी पड़ सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं, और हमारा जो बिहेवियर है एबनॉर्मल भी हो सकता है स्ट्रेस के चलते। तो इन चीजों में जो बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है, तो इस चीज की स्टडी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिस्मिक अप्रोच हमारी क्या करती है, वो इमोशन और रीजंस के बीच की जो संघर्ष होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो इन 4 तत्व से मिलकर बना है, और सबके अंदर बात कफ पित्त होती है। ठीक है, अगर इनमें इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारी बॉडी इम्बैलेंस एबनॉर्मल बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मिडिल एज के बारे में। अब ये तो थी जो हमारी 4 नॉर्मल हिस्ट्री में जो जो अप्रोचेस यूज हुई हैं अभी तक।
वो चीज़ थी, ठीक है। एंशिएंट टाइम हो गया, मॉडर्न एरा हो गया, जो अभी चल रहा है वो हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया, ऑर्गेनिस्मिक हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे मिडिल एज में क्या हुआ, अर्ली एज में क्या हुआ, ठीक है। जो अब नॉर्मल मतलब कि बहुत सारे डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ आप मतलब याद मत करो, लेकिन एक तरह से समझ लो, बस इतना जरूरी है। बाकी चीज जो अभी मैं बताने वाली हूँ ये आप हमारी हिस्ट्री के अंदर ही आता है। अब जो हिस्ट्री ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर के अंदर ये कुछ मतलब कि टाइम पीरियड दिया गया है कि इस वक्त पे यही हुआ था, ये बस मतलब कि समझने की जरूरत है, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें मैं बता दूं जो फर्स्ट था वो था मिडिल एज। मिडिल एज के अंदर हमारे क्या था, आई थिंक अर्ली मिडिल एज फर्स्ट आना चाहिए, बट इसमें मिडिल एज के बारे में फर्स्ट। तो मिडिल एज के अंदर क्या था, विच हंटिंग पे ज्यादा जोर दिया गया था। विच हंटिंग मतलब कि जो तंत्र मंत्र करते हैं या फिर चुड़ैल, चुड़ैल आप बोल सकते हो, विच हंटिंग के बारे में ज्यादा मतलब कि जोर दिया गया था। उसमें माना गया था कि जो भी लोग ये हंटिंग करते हैं या फिर जो चुड़ैल है, चुड़ैल बन गई है मतलब तंत्र मंत्र करने लग गई हैं, उन्हीं को चुड़ैल बोला जाता था पहले टाइम में, कि जो ये करती है वो क्या है, एबनॉर्मल है, वो बुरी है। उसमें सही या गलत देखा जाता था कि जो तंत्र मंत्र करते हैं वो बुरे हैं, चुड़ैल हैं वो बुरी हैं, ठीक है, उनको मार देना चाहिए, वो मतलब समाज में रहने के लायक नहीं है। उस पर मिडिल एज में जोर दिया गया था, उनके बिहेवियर को एबनॉर्मल या बुरा बताया गया था। फिर आई अर्ली मिडिल एज, मिडिल एज की बिल्कुल स्टार्टिंग का टाइम है, उसमें मेंटल हेल्थ पे जोर दिया गया। मेंटल हेल्थ पे क्या जोर दिया गया, इसमें बात की गई थी इंसान के संघर्ष की, स्ट्रेस की इसमें बात की गई थी कि उनको ट्रीट किया जा सकता है कि जो चुड़ैल होती हैं उनका क्या हुआ था। उसमें मतलब कि जो सेंट ऑगस्टीन थे उन्होंने लोगों के जो मेंटल स्ट्रेस की बात की थी कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम एबनॉर्मल बिहेव करने लग जाते हैं, उसको बुरा नहीं कहा जा सकता, ठीक है। सेंट ऑगस्टीन ने अर्ली मिडिल एज में बात की थी मेंटल हेल्थ की, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है पुनर्जागरण काल, रिनाइसेंस पीरियड, ठीक है। ह्यूमन सेक्रीफाइसेस की इसमें बात की गई है। इसमें क्या बात की गई थी, इसमें बात की गई थी कि जो इंसान है वो संघर्ष करता है या फिर लोग उसके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जिसके कारण उसका जो बिहेवियर होता है वो बुरा हो जाता है या एबनॉर्मल हो जाता है। इसमें चुड़ैलों की भी बात की गई है कि उसमें बात की गई है कि जो विच हंटिंग हुआ करता था पहले, कह रहे वो गलत था, कह रहे उनको मतलब कि जो चुड़ैल वगैरह होती हैं वो बुरी बन गई हैं क्योंकि उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट हुआ है। उनको किस चीज की जरूरत है, उनको डॉक्टर की जरूरत है, उनका जो मानसिक संतुलन है थोड़ा सा हिला हुआ है, उनको डॉक्टर्स की जरूरत है, ना कि धर्म वगैरह की, धर्म उपचार करने की या धार्मिक उपचार करने की, तंत्र मंत्र करने की उनको सही करने की जरूरत नहीं है या फिर उनको मारने की जरूरत नहीं है, उनको डॉक्टर ट्रीट कर सकते हैं। इसमें क्या बात की थी, जो विचेस होती हैं वो उनको डॉक्टर ट्रीट कर सकते हैं, डॉक्टर का ट्रीटमेंट की जरूरत है, ना कि धार्मिक उपचार की, ठीक है। धार्मिक उपचार की उन्हें जरूरत नहीं है, उन्हें मारा जाना नहीं चाहिए, उन पे तंत्र मंत्र नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। उनको क्या करना चाहिए, उनको डॉक्टर की ट्रीटमेंट की जरूरत होती है कि उनके साथ बुरा बिहेव हुआ होता है जिसके कारण वो ऐसी बन जाती है। फिर हमारी आई 17 to 18 सेंचुरी, ठीक है, इसको हम पुनर्जागरण काल बोलते हैं, ठीक है। 17-18 सेंचुरी ही था कि ऐसी एक एनलाइटमेंट एंड रीजन, जहाँ पे हम ये देखते थे कि यार पर्टिकुलर पर्सन अगर ऐसा बिहेव कर रहा है तो उसके पीछे रीजंस क्या है। एक इंसान है जिसका मानसिक संतुलन हिल गया है, वो मतलब कि लोगों को मारने भाग रहा है या फिर एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है, उसकी रीजन जान लेते हैं कि वो कौन सा स्ट्रेस है जो उसे परेशान कर रहा है या फिर उसको कैसे मतलब कि ट्रीट किया जा सकता है। साइकेट्रिस्ट उनको ट्रीट करते थे, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उनको ट्रीट करते थे। तो उसमें क्या आया, ये एक रिफॉर्म मूवमेंट था। रिफॉर्म मूवमेंट मतलब कि जब लोगों को मतलब कि इन सब चीज से भूत प्रेत विच हंटिंग वगैरह से अलग हटके देखा गया, ये माना गया कि ऐसी चीजें नहीं होती है, इंसान का जो मानसिक संतुलन हिल जाता है जिस वजह से वो एबनॉर्मल बिहेव करने लग जाता है, तो उनको कैसे ट्रीट किया जाएगा, उनके लिए असाइलम खोले जाए, सुधार गृह खोले जाएं, कम्युनिटी केयर सेंटर खोले जाएं जहाँ पे ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे पर्सन को ट्रीट किया जा सके जिससे वो ठीक हो सके। इस मूवमेंट को रिफॉर्म मूवमेंट कहा जाता था, जहाँ से ये मतलब कि जो पुरानी हिस्ट्री में जो चलता आया था विच हंटिंग वगैरह, लोगों ने उसकी तरफ ध्यान ना देके इनकी तरफ ध्यान दिया था। पहले किसी को मतलब ये होता था कि मिर्गी के दौरे पड़ गए या एबनॉर्मल बिहेव किया, गुस्सा आना, किसी बच्चा है जिसको मतलब कि स्ट्रेस के चलते ज्यादा गुस्सा आ रहा है, उसको क्या करते हो, अभी भी बहुत मतलब पुराने इलाके में होता है, तो उसमें क्या करते हैं, वो बाबा वगैरह के पास ले जाते हैं, आश्रम ले जाते हैं, कह रहे यार हमारे बच्चे पे कुछ हो गया है, इसको मतलब ये क्या करो, इसका कुछ करो, ठीक करो इसे। बाबा वगैरह क्या करते हैं, उनको अपने फायदे के लिए मिस यूज करते हैं, ऐसे बच्चों को अपना काम कराते हैं। कई जगह मतलब कि नेगेटिव चीजें भी होती हैं, रेप वगैरह काफी सारी चीजें होती हैं। कई बार आश्रम छोड़ जाते हैं पेरेंट्स, कई बार मतलब बोल देते हैं कह रहे इसको हमें दे दो, ये हम बाबा की सेवा सेवा करने के लिए पैदा हुआ है, उसको हम सही कर देंगे।
वो प्रॉपरली दान दे देते हैं ऐसे बच्चों को। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मैंने मतलब कि एक न्यूज़ देखी थी, आई थिंक बिहार की किसी जिले की थी। वहाँ पे ये हुआ था कि बच्चे को कोरोना नहीं होगा, कोरोना मतलब बचाने के लिए उसको मतलब गर्म सरिया करके उसको लगाया गया था। और आई थिंक वो बच्चा मुश्किल से 3 महीने का भी नहीं था। तो यार तुम इतना टॉर्चर कर रहे हो मतलब किसके नाम पे? कि यार हम ट्रीट करते हैं, हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उस बाबा वगैरह वो अंधविश्वास है, उससे बाहर निकलो। हर किसी पे ब्लाइंडली आप फेथ नहीं कर सकते हो, ठीक है? हर किसी पे ब्लाइंडली फेथ नहीं कर सकते। एक इंसान जो आपको ये बोल रहा है कि हाँ मैं भगवान हूँ या मैं भगवान का मतलब कि दूत हूँ, तो हर किसी पे आप बिलीव मत करो। ये अंधविश्वास है, जिससे क्या हो रहा है, आपकी फैमिली अल्टीमेट टॉर्चर हो रही है, कुछ नहीं मिलेगा। लूटपाट मचा रहे हैं। कुछ सही भी होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं, सारे मतलब कि गलत नहीं कहूंगी। कुछ सही होते हैं जो आपको नॉर्मल मतलब कि जिनको ये ज्ञान होता है कि हाँ भी ये जड़ी बूटी वगैरह देने से ये चीज़ ठीक हो जाती है, लेकिन हर कोई ठीक नहीं होता है। कुछ लोग मतलब उसको मिसयूज भी कर रहे हैं, बहुत सारे केसेस आए हैं ऐसे, ठीक है? तो थोड़ा सा मतलब कि जागरूक होने की ज़रूरत है। तो बाकी तो आपके हाथ में है, हम क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ एक चीज़ बता सकते हैं, मानना ना मानना भी आपके हाथ में है, ठीक है? तो आज का हमारा चैप्टर इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ठीक है? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को क्लासिफाई कैसे किया गया, फैक्टर क्या क्या है एबनॉर्मल बिहेवियर को, ठीक है? वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उससे अगली क्लास में हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन कौन से हैं उसके बारे में मतलब बात करेंगे, ठीक? तो तब तक के लिए देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।